बिलासपुर राज्य में रणबीर और शांतनु नाम के दो सगे भाई रहते थे। उनके पिता रामलाल काफी समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन रामलाल अपनी बैल को चारा खिला रहे थे कि तभी रामलाल के बड़े बेटे रणबीर की पत्नी बिंदिया वहां आ जाती है। ससुर जी, आखिर आप इस बैल को किसी कसाई को क्यों नहीं बेच देते हैं? वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। ये बैल तो सिर्फ चारा खाती है और धान बर्बाद करती है। अरे बहू, आगे से कभी ऐसी बातें मत करना। ये बैल मेरी है और इसे चारा मैं अपने धन से खिलाता हूं। अरे ये कुछ काम करे या न करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सुनकर बिंदिया नाराज हो गई और वहां से चली गई। शाम को रणबीर बाजार से घर आया। उसने अपनी पत्नी को बहुत क्रोधित देखा। अरे बिंदिया, क्या हो गया? आज तुम इतनी क्रोधित क्यों दिख रही हो? अब तुम ही बताओ, तुम्हारे बाप ने जो बैल पाल रखी है, आखिर हमें उससे फायदा क्या मिलता है? कोई काम तो वह करता नहीं है, ऊपर से इतना सारा चारा खा जाता है। मैंने बस इतना कहा कि इसे बेच दो, बस इसी बात पर तुम्हारे बाप मुझे बुरा भला बोलने लगे। यह सुनकर रणबीर क्रोधित हो उठा और अपने पिता के पास चला गया। पिताजी, बिंदिया ने आखिर आपसे क्या गलत कहा है? आखिर आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते? यह तो बस चारा खाकर हमारा धन बर्बाद करती है। काम वाम तो यह कुछ करता नहीं है। देख बेटा रणबीर, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। इस बैल को मैं अपने मन से पाल रहा हूं। ये कुछ काम करे या ना करे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि तू बहू के कहने पर यहां आया है। उसने जरूर मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरे होंगे। अरे पिताजी, आप हमेशा मेरी पत्नी को गलत समझते हैं। गलत नहीं समझता बेटा, जो दिखता है वही कहता हूं। मैंने तो बहू से केवल यही कहा था ना कि चारा मैं अपने धन से, अपनी जेब से खरीद कर लाता हूं। उसमें उसको इतनी क्यों तकलीफ हो रही है कि चारा मत खिलाइए, कसाई को बेच दीजिए, ये करिए, वह करिए, ये सब कह रही है। ओहो पिताजी, आप एक बैल के लिए अपने बेटे और बहू से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या आपके लिए वो बैल हमसे बड़ी है? सोचिएगा इस बारे में। इतना कहकर रणबीर वहां से चला गया। रामलाल गहरी सोच में अपनी चारापाई पर लेट गया। कुछ ही देर बाद रामलाल का छोटा बेटा शांतनु वहां आया। पिताजी, मैं जानता हूं कि आप उस बैल से बहुत प्यार करते हैं, पर आपको पिताजी भाभी पर इस तरह से नाराज नहीं होना चाहिए था। आखिर वो घर की बहू है। बेटा, यह बैल मुझे जंगल में भूखा प्यासा घूमता हुआ मिला था। तरस खाकर मैं इसे घर ले आया। बस तब से मैं इसकी देखभाल कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस बैल का यहां रहना तेरे भाई और तेरी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब क्या तुझे भी इस बैल के यहां रहने से परेशानी हो रही है? सही सही बताना बेटा। नहीं नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पिता हैं। आप अगर किसी चीज से प्यार करते हैं तो मैं भला उससे कैसे नफरत कर सकता हूं? आपको जो पसंद है मुझे भी वो पसंद है। तभी शांतनु की पत्नी अहाना वहां आ गई। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं और शांतनु भी आज से इस बैल का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे बेटा, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। इस घर में केवल तुम दोनों ही हो जो मुझे समझते हो। उसके बाद शांतनु और उसकी पत्नी वहां से चले गए। रात में सब लोग खाना खाकर सो गए थे, पर उन्हें पता नहीं था कि यह उनके पिता के साथ बिताई हुई उनकी आखिरी रात है। रामलाल चुपचाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब शांतनु ने देखा कि उसके पिता मर चुके हैं, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। रणबीर की आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन रामलाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन रणबीर शांतनु से कहता है, देखो भाई शांतनु, पिताजी को गुजरे हुए बहुत समय हो गया। अब मुझे लगता है कि हमें संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। क्यों भैया, हम एक साथ ही तो ठीक है। हमें अलग होने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, ये सब बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती है। अब हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। देखो भाई, मैं तुमसे बड़ा हूं, इसीलिए बंटवारे का काम मैं करूंगा। तुम्हें मंजूर है? भैया, आप तो बड़े हो। पिताजी के जाने के बाद मैं आपको पिता स्वरूप मानता हूं, इसीलिए आप जो भी फैसला करेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम घर का बंटवारा करते हैं। देखो भाई,
हमारे पास एक घर है तो उसका अंदर का हिस्सा मेरा है और बाहर का हिस्सा तेरा, ठीक है? ठीक है भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। तो ठीक है, अब बारी है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की। चलो अब आम के पेड़ के पास चलते हैं। अब दोनों भाई आम के पेड़ के पास आते हैं। देखो भाई, ये आम का पेड़ है। इसका ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तेरा। तुझे ये मंजूर है? आप तो मुझसे बड़े हो, आप जो कहेंगे मेरे अच्छे के लिए ही बोलेंगे। मुझे मंजूर है भैया। तो फिर ठीक है, अब बारी है खेत की, तो चलो खेत के पास चलते हैं। इसके बाद दोनों भाई खेत के पास आते हैं। देखो भाई, हमारे पास एक ही खेत है, तो उसका अंदर का हिस्सा मेरा होगा और खेत का बाहर का जो मेड़ है वो तेरा होगा, ठीक है? रणबीर के इस फैसले से शांतनु बहुत दुखी हो जाता है, फिर भी बड़े भाई का फैसला समझकर वह कुछ नहीं कहता है। देखो भाई, एक और चीज बाकी है और वो है पिताजी का बैल। चूंकि तुम मेरे छोटे भाई हो तो मैं उसका बंटवारा नहीं करूंगा, वो तुम ही रख लेना। भैया, पिताजी ने कुछ रुपये और पैसे भी तो हम दोनों भाइयों के लिए छोड़ कर गए हैं। आपने उनका बंटवारा तो किया ही नहीं। अरे हाँ भाई, मैं उन पैसों के बारे में भूल गया था। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूं। रणबीर घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से आधे नए जमाने के सिक्के थे और आधे बहुत पुराने जमाने के। देखो भाई, इसमें दो प्रकार के सिक्के हैं, एक जो अभी के समय बाजार में चल रहे हैं और बाकी थोड़े पुराने जमाने के। तो इनमें से जो नए जमाने के सिक्के रहे वो मैं रख लेता हूं और बाकी जो पुराने जमाने के हैं वो तुम रख लेना। ठीक है भैया, अगर मेरे नसीब में ये पुराने सिक्के ही लिखे हैं तो मैं इन्हें ही पिताजी का आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूँ। शांतनु अपने हिस्से के पुराने सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी रणबीर उसे रोककर कहता है, अरे शांतनु, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने सुना नहीं क्या? बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे, तुम्हारा हिस्सा तो घर के बाहर है। तू इस घर के बाहर रह सकता है, घर के अंदर नहीं। अब घर के अंदर मैं रहूंगा। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी को लेकर घर के बाहर कैसे रह सकता हूँ भैया? अरे शांतनु भाई, ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। अब बंटवारा हो चुका है, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुझे अपनी पत्नी के साथ घर के बाहर ही रहना होगा। रणबीर ने शांतनु और उसकी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? अब हम ऐसे घर के बाहर कैसे रहेंगे? अब रोने से क्या होगा? बंटवारे के समय तो तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई थी। अहाना, अब ताने मारना बंद करो और कुछ उपाय सोचो। अब सोचना क्या है? चलो अब जंगल में झोपड़ी बनाकर रहेंगे। अब जैसे भी हो, इस घर के बाहर तो नहीं रह सकते हैं ना? ठीक है अहाना, चलो। दोनों पति पत्नी बैल को लेकर गांव के बाहर जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, अब कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, अब लगता है भूखा ही मरना पड़ेगा। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा। अहाना, वो मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाई ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा। तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर सब कुछ तो छीन लिया तुमसे। क्या दिया है? पेड़ के नाम पर जड़ दी है और खेत के नाम पर मेड़ दी है। घर से तो बाहर ही निकाल दिया और पैसों के नाम पर ये पुराने जमाने के कुछ सिक्के दिए हैं जो अब किसी काम के नहीं। अहाना, अब बस भी करो, अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगे? क्या खाओगे? कुछ पता है तुम्हें? क्या करूं अहाना, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, जमींदार जी के पास जाता हूँ, शायद मुझे कुछ काम मिल जाए। शांतनु बड़ी उम्मीदों के साथ कुछ काम की तलाश में गांव के जमींदार सेठ धनराज के पास जाता है। अरे शांतनु बेटा, तुम यहाँ? बोलो, कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास कुछ काम की तलाश में आया हूँ। कृपया आप मुझे अपने घर में या फिर खेतों में कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे। अरे अरे बेटा शांतनु, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो अपनी जमीन थी ना खेती करने के लिए, तो आज ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें दूसरों के पास काम मांगना पड़ रहा? अरे शांतनु सेठ धनराज को सारी बातें बताता है
कि कैसे उसके बड़े भाई ने बंटवारे के बहाने उससे सब कुछ छीन लिया और घर से निकाल दिया। अरे बेटा शांतनु, ये तो तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भगवान ऐसे भाई तो दुश्मनों को भी ना दे। तुम एक काम करो, तुम कल से मेरे खेतों पर काम करो। मैं दूसरे मजदूरों को जितना मजदूरी देता हूं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा। हाँ जमींदार जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा। ठीक है शांतनु, तो फिर कल सुबह से खेत में काम के लिए आ जाना। शांतनु वापस अपनी कुटिया पर आता है। अहाना घर के बाहर बैल को चारा खिला रही थी। शांतनु अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। ठीक है, चलो, कुछ काम तो मिल गया। कम से कम अब हमें खाली पेट तो नहीं सोना पड़ेगा। इस तरह दिन गुजरता गया। शांतनु जमींदार के खेतों में काम करने लगा। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों में फसल लहलहाने लगी। इधर रणबीर और उसकी पत्नी अपनी खेतों में हुई फसल को देख रहे थे। इस साल तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ बिंदिया, इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस साल बहुत आमदनी होगी। और हाँ, इस बार फसल बेचने के बाद मुझे एक सोने का हार खरीद कर देना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, खरीद दूंगा। अब घर चलो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। दोपहर के समय शांतनु खेत में काम कर रहा था। तभी अहाना उसके लिए खाना लेकर आती है। अरे अहाना, अच्छा हुआ तुम आ गई। आज धूप बहुत ज्यादा है, इसीलिए भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। वैसे आज खाने में क्या है? घर में जो भी बचा था रूखी सूखी सब लेकर आई हूँ, अब खा लो। थके हारे शांतनु खेत के एक किनारे बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे अहाना, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों अहाना, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने? हाँ अहाना, मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें? ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। पता नहीं भगवान हमें किस जन्म की सजा दे रहे हैं। हमारे भाग्य में तो कुछ नहीं है, न कोई संतान, न कोई जमीन जायदाद। हाँ अहाना, अब तो भगवान पर भी भरोसा उठने लगा है। खाना खाने के बाद शांतनु फिर से काम करने लग जाता है और शाम होने के बाद वह जब घर जाता है तो वह देखता है कि अहाना दुखी मन से खटिया के ऊपर बैठी हुई थी। अरे अहाना, फिर से क्या हो गया? तुम इतनी उदास क्यों हो? आज घर का सारा अनाज खत्म हो गया है। लगता है कि आज भूखा ही सोना पड़ेगा। हम दोनों तो भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारे बैल ने भी कुछ नहीं खाया। केवल 2 रोटियां पड़ी हैं। अब समझ नहीं आता कि इन रोटियों को तुम्हें दूं या फिर बैल को। अहाना, मैंने पिताजी को वचन दिया था, ये रोटियां हमारे बैल को दे दो, ले जाओ। हम दोनों मिलकर बैल को खिलाएंगे। चाहे मैं भूखा रह जाऊं, मगर बैल को खिलाएंगे। इतना कहकर शांतनु 2 रोटियां लेकर अपनी पत्नी के साथ बाहर आया और बड़े ही प्रेम से बैल को खिलाने लगा। रोटियां खाने के बाद बैल की आंखों में आंसू आ गए और वह अचानक बैल से एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया और इंसानी आवाज में बोला, तुम्हारी इंसानियत की वजह से मुझे फिर से मेरा इंसानी रूप वापस मिल गया। तुम दोनों वास्तव में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे मन में अपने पिता के प्रति कितना आदर और सम्मान है। तुम लोग खुद भूखे रहकर भी अपना खाना मुझे खिलाया। आज के बाद आप दोनों मेरे माता पिता हो। अरे ये क्या? ये तो अभी एक बैल था, अचानक मनुष्य कैसे बन गया? वह दोनों युवक को देखकर डरने लगे कि तभी वहां ऋषि चरणदास जी आ जाते हैं। देखो शांतनु, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये युवक आज के बाद तुम्हारा बेटा है और तुम दोनों के संग रहेगा। क्या ये सच है बाबा? ये हमारा बेटा बनेगा? हाँ अहाना, तुम हमेशा नाराज थी ना कि तुम्हारा कोई संतान नहीं है। आज के बाद तुम इसे अपना बेटा बना लेना। 15 बरस मैंने इस घड़ी का इंतजार किया है और आज वह समय आ गया है। 15 बरस? बाबा, क्या कोई रहस्य है? हाँ शांतनु, आज से 15 साल पहले की बात है। एक दिन नदी किनारे एक छोटा सा बच्चा मुझे रोते हुए मिला था। अरे ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो पेड़ के नीचे रो रहा है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे मैं अपने आश्रम ले जाता हूं। ऋषि चरणदास उस बच्चे को गोद में उठाकर अपने आश्रम ले आते हैं। हे ईश्वर, ये कैसी लीला है। मैं एक सन्यासी, इस बच्चे की देखभाल करना मेरे बस की बात नहीं है।
ऋषि चरणदास बड़े असमंजस में पड़ गए थे। वह दिन रात उस बच्चे के बारे में सोच रहे थे। समय गुजरता गया और वह छोटा सा बच्चा अब युवा अवस्था में पहुंच गया। देखो बेटा कृष्ण, मेरा भी अब उम्र हो रहा है। तुम कब तक मेरे साथ रहोगे? तुम्हें माँ बाप की आवश्यकता है जो तुम्हें अपना नाम देकर तुम्हारा ख्याल रख सके और तुम्हें एक परिवार का प्यार मिले। पर बाबा, इस मतलबी दुनिया में कौन मुझे अपनाएगा? यहाँ तो सगे भाई भी अपने नहीं होते और मैं तो अनाथ हूँ। नहीं रे कृष्ण, इस दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है। बुराई के बीच अच्छाई भी होती है। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। ऋषि चरणदास जी कृष्ण के भविष्य को लेकर दुविधा में फंस गए थे कि उनके चले जाने के बाद कृष्ण का क्या होगा। तभी उनके मन में एक ख्याल आता है। हे ईश्वर, मुझे माफ करना। मैं अपने मंत्र के बल से कृष्ण को एक बैल का रूप दे रहा हूं, जिससे कि वह अपने लिए सही माता पिता की तलाश कर सके। भविष्य में यह बैल जब किसी निसंतान संपत्ति दंपति के संपर्क में आएगा, तब यह अपनी असली इंसानी रूप में वापस आएगा। उसके बाद वही दंपति इस बच्चे के माता पिता होंगे। इस तरह ऋषि चरणदास कृष्ण को एक बैल में परिवर्तित कर देते हैं। वह बैल दिन भर गांव-गांव में घूमती और अपने लिए सही माता पिता की तलाश करता। आज तुम दोनों खुद भूखा रहकर अपने हिस्से का खाना कृष्ण को खिलाकर यह साबित कर दिया है कि तुम दोनों ही इसके माता पिता बनने के लायक हो। तो आज से कृष्ण तुम दोनों का संतान हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमारे बरसों के दुख को आज दूर कर दिया है। ऋषि चरणदास जी वहां से वापस अपनी आश्रम की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शांतनु और अहाना कृष्ण को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं। वह दोनों कृष्ण को पाकर बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन क्या बात है पिताजी? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही अपने आप में खो गया था। नहीं पिताजी, मैं समझ सकता हूँ कि आप चिंतित हैं। कहीं आप अपने बड़े भैया यानी कि मेरे चाचा ने आपके साथ जो किया है उसके बारे में सोच रहे हैं? हाँ बेटा, कभी कभी ये सब सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो मेरा बड़ा भाई है। पिताजी के बाद उनको मैंने भगवान का दर्जा दिया था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी। चाचा जी से बदला मैं जरूर लूंगा। आप बस वैसा कीजिएगा जैसा मैं कहता हूँ। उस दिन शाम को कृष्ण एक फावड़ा उठाता है और शांतनु से कहता है, चलिए पिताजी आप मेरे साथ। पर कहाँ? तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रहे हो? पिताजी आप पहले चलिए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। दोनों बाप बेटा अपने उस खेत के मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। पिताजी यही वह खेत है ना जिसकी मेड़ हमें बंटवारे पर मिला था? हाँ बेटा, यही वो खेत है जिसकी मेड़ हमें बंटवारे पर मिला है। और वहाँ पर जो फसल लगी हुई है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, वो मेरे बड़े भैया यानी कि तुम्हारे चाचा जी का खेत है। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ पिताजी। और सुनिए, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दीजिए। यह क्या कह रहे हो तुम? इससे तो तुम्हारे चाचा का फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकता है बेटा? ये समस्या चाचा जी की है, हमारी नहीं। हमारा मेड़ हमारी मर्जी, तोड़े या रखे। अरे वाह बेटा वाह, तुम तो बड़े होशियार हो। इसके बाद कृष्ण और शांतनु ने खेत के सहारे मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेत का पूरा पानी बाहर निकल गया और पूरी फसल बर्बाद हो गई। अगली सुबह जब रणवीर खेत पर पहुंचता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल तो बर्बाद हो गई। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अजी वो देखिए, खेत की मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब मेड़ ही नहीं रहेगा तो खेत में पानी कैसे रहेंगे? जरूर ये काम शांतनु का होगा। जरूर उसने होशियारी की होगी। रणबीर और बिंदिया रोते हुए घर को आते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुन लो। अगर फसल बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी आम पकने को कम से कम 10 से 15 दिन और लगेंगे। हाँ जी, जब आम पक जाएंगे तब हम उन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ बिंदिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब यही एक रास्ता बचा है।
वरना हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। अरे बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, खेत की मेड़ तोड़ दी। हाँ हाँ हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनिए पिताजी, आज रात हमें और एक काम करना है। अरे बेटा, इस बार क्या करना है? अरे पिताजी, आप तो अब देखते जाइए, वह तो मैं शाम होने के बाद ही बताऊंगा। जैसे ही शाम हुई, कृष्ण और शांतनु दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। पिताजी, क्या यही वह आम का पेड़ है? हाँ बेटा, यही वो आम का पेड़ है। बंटवारे ने इस पेड़ का ऊपर का हिस्सा बड़े भैया को और नीचे का हिस्सा यानी कि पेड़ का जड़ मुझे मिला है। तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो हमारा है, इसलिए इस जड़ को रखे या काटे वह हमारी अपनी मर्जी। अरे हाँ बेटा, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। कृष्ण आम के पेड़ को काट देता है और आम का पेड़ नीचे गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होती है। रणबीर और बिंदिया दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। कृष्ण और शांतनु को वह लोग पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो इन सब के पीछे तू है शांतनु, तू मुझसे बदला ले रहा है, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुकिए जी, हम इन दोनों को राजा के पास लेकर जाएंगे। अब इनको सजा तो महाराज ही देंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा बिंदिया तुमने। कृष्ण और शांतनु को रात भर वह दोनों कमरे में बंद कर रखते हैं। सुबह होते ही दोनों को लेकर राजा के पास पहुंच जाते हैं। महाराज को सब कुछ बताते हैं। अच्छा, तो यह बात है। देखो रणबीर, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारे आम का नुकसान कर दिया पेड़ की जड़ को काटकर, और अब फसल का नुकसान कर दिया खेत की मेड़ को तोड़कर। कहो शांतनु, क्या यह बात सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खेतों के बंटवारे करते हुए मेरे बड़े भाई ने पूरा खेत अपने नाम कर लिया और सिर्फ खेत का मेड़ मुझे दिया। अब मेरा मेड़ मेरी मर्जी, मैं तोड़ूं या रखूं। महाराज, इसमें भला किसी को क्या आपत्ति हो सकता है? और आम के पेड़ को तुमने जड़ से क्यों काट दिया? महाराज, बंटवारे में मेरे बड़े भाई ने आम से भरी डाली अपने नाम कर ली और मुझे सिर्फ पेड़ का जड़ दिया। अब चूंकि महाराज जड़ मेरा है, तो मैं उसे काटूं या रखूं वह मेरी मर्जी, इसीलिए मैंने पेड़ की जड़ को काट दिया। हा, वैसे तुम्हारा भी कहना सही है। तुमने भी बहुत अच्छा बदला लिया है शांतनु। वाह भाई वाह, मान गए तुमको शांतनु। महाराज, आप तो इसकी तारीफ करने लगे। हमें न्याय चाहिए। मूर्ख, तुमने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है और अभी न्याय की उम्मीद लेकर मेरे पास आए हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें कारागार में बंदी बना लूं, तुम निकल जाओ यहां से। उस शांतनु की इतनी हिम्मत, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ बिंदिया, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि यह सब बुद्धि उस शांतनु के दिमाग में कैसे आई। वह तो इतना चालाक नहीं था। हाँ, उसके साथ जो एक और लड़का था, जरूर उसी ने सिखाया होगा ये सब बातें शांतनु को। फिर कुछ दिन बाद एक दिन शाम को शांतनु काम से वापस आकर देखता है कि ईंटों से भरा एक बैलगाड़ी लेकर कृष्ण घर के सामने खड़ा है। अरे बेटा कृष्ण, तुम ये ईंटें कहाँ लेकर जा रहे हो और इससे क्या करोगे? अरे पिताजी, बंटवारे में तो हमें घर के बाहर का हिस्सा मिला है ना, तो हम घर के बाहर ईंटों का दीवार खड़ा कर सकते हैं। ये तो हमारी मर्जी है ना कि हम अपनी जगह पर क्या करें। कृष्ण और शांतनु ईंटों से भरी बैलगाड़ी लेकर जाते हैं और रणबीर के घर के द्वार के सामने एक दीवार बनाने लगता है। रणबीर को जब यह पता चलता है तो वह दौड़कर घर के बाहर आता है। अरे तुम लोग यह क्या कर रहे हो? घर के बाहर ऐसे दीवार खड़ी करोगे तो हम घर से बाहर कैसे निकलेंगे? भैया, ये तो आपको समस्या है कि आप कैसे घर से बाहर निकलेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब भैया, घर के बंटवारे के समय आपने घर का अंदर का हिस्सा अपने नाम पर किया था और घर का बाहर का हिस्सा मुझे दिया था। तो अब मैं अपने हिस्से में जो मर्जी कर सकता हूं, इसके लिए तो आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते हो। अरे भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। भाई मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे तेरे हक का सब कुछ लौटा दूंगा। तू बस इस बार मुझे माफ कर दे।
इसके बाद कृष्ण और शांतनु मिलकर ईंटों की दीवार को तोड़ देते हैं। रणबीर को भी अब अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अब सारी संपत्ति को अपने छोटे भाई के साथ आधा आधा बांट लेता है और अब दोनों भाई खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।